बच्चों अपनी नोटबुक पेन तैयार रखें और देखिए जब भी व्याख्यान होता है तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए खास खास बातों को लिखते भी जाइए और कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन होता है या कोई बात आपको लगती है कि हम ये पूछना चाहते हैं तो उसको नोट कर लीजिए। और अंतिम 10 मिनट का जो समय होता है जिसमें हम लोग प्रश्न उत्तर की बातें करते हैं, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपके भी सवालों के उत्तर दिए जाते हैं, उस समय फिर आप इन सारी बातों की चर्चा विषय विशेषज्ञ के साथ कर सकते हैं। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, आइए अब आप लोग पढ़ें पाइनस का जीवन चक्र। और मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता, राजा भोज गवर्नमेंट कॉलेज मंडीदीप से पधारी हैं, वनस्पति शास्त्र की प्राध्यापक। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आइए मैडम गुप्ता जी। आज की इस वर्चुअल कक्षा में उपस्थित सभी शिक्षकों और सभी विद्यार्थियों का कक्षा में स्वागत है। हमारा आज का विषय है लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, पाइनस का जीवन चक्र। मैं राजा भोज गवर्नमेंट कॉलेज मंडीदीप से हूँ और आज का हम लेक्चर प्रारंभ करते हैं। पाइनस के बारे में हम जानेंगे। यह जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजी का सदस्य है और इसमें जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके ओव्यूल्स हैं जो बीजांड, वो ओवरी के अंदर कवर्ड नहीं रहते हैं, ढके हुए नहीं रहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हम जानेंगे। जिम्नोस्पर्म है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। क्लासिफिकेशन कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरोप्सिडा क्लास है, कोनीफेरलिस ऑर्डर है, फैमिली है पाइनेसी और जीनस है पाइनस। पाइनस का जीवन चक्र पढ़ने के पहले हमको इसके पौधे के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए थोड़ा सा हम इसके पौधे के बारे में जानेंगे। पाइनस का पौधा जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट होते हैं अर्थात स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो ये स्पोरोफाइट है, इसमें बाद में गेमेटोफाइट्स जो बनते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और न्यूट्रिशनली मतलब पोषण के लिए स्पोरोफिटिक जनरेशन पर निर्भर करते हैं। पाइनस का प्लांट हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रो मीन्स होता है विषम और विषम बीजाणुकता इसमें पाई जाती है। इसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के कोन्स में बनते हैं, अर्थात मेल कोन अलग होता है और फीमेल कोन अलग होता है। और प्रत्येक कोन पर जो स्पोरेंजिया लगते हैं वो स्पोरोफिल्स पर लगते हैं। पाइनस के ट्री में दो प्रकार की शाखाएं मिलती हैं। एक होती है सीमित वृद्धि वाली शाखाएं अर्थात ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिस पर की सुई के आकार की पत्तियां लगती हैं और अलग अलग स्पीशीज पर निर्भर करता है कि एक जो शूट है मतलब प्ररोह है उसमें कितनी पत्तियां होंगी। 3 होती हैं, 1 होती है, 5 होती हैं, इस प्रकार डिफरेंट संख्या होती है। और दूसरी होती है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ अर्थात असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। ये बहुत सामान्य जानकारी जो हमने पाइनस के पौधे के बारे में जानी। इसके बाद इसका जो पौधा है जिस पर की कोन्स लगे हुए हैं वह हमारे सामने है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं छोटे छोटे कोन्स हैं जो मेल कोन्स हैं और नीचे आप देख रहे हैं बड़े कोन्स जो कि फीमेल कोन्स हैं। और एक किनारे आप देख रहे हैं दाहिने साइड पर, इसका ड्वार्फ शूट यानी बौना जो इसका प्ररोह है वो है जिस पर की 3 पत्तियां सुई के आकार की दिखाई दे रही हैं। अब हम इसके प्रजनन पर आते हैं, रिप्रोडक्शन पर। इसमें जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, स्पोर्स का विकास स्पोरेंजिया में होता है और स्पोरेंजिया जो होते हैं वो स्पोरोफिल्स पर बनते हैं और ये सारे के सारे स्पोरोफिल्स मिलकर कोन बनाते हैं। कोन जो होता है वो मोनोस्पोरेंजिएट होता है। यह आपको फिर से इसलिए बता रहे हैं जैसा आपको बताया कि मेल कोन अलग होता है और फीमेल कोन अलग होता है। मोनो मीन्स एक और एक ही प्रकार का स्पोरेंजिया एक कोन में पाया जाता है। पाइनस का जो पौधा होता है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस मीन्स द्विलिंगाश्रय, जिसमें कि नर और मादा कोन एक ही पौधे पर पाए जाते हैं।
और इसमें जो प्रजनन क्रिया का समय है ये बहुत ज्यादा है और ये इसमें 3 साल का समय लगता है। अब हम बात करते हैं इसके मेल कोन के बारे में। प्रोसेस जो है दोनों समानांतर चलती हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर पहले मेल कोन और मेल गेमेटोफाइट का बनना, उसके बाद फीमेल कोन और फिर फीमेल गेमेटोफाइट का बनना, हम इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। तो नर शंकु जो होता है वो सबसे युवा जो शूट होता है, प्ररोह होता है, उसके आधार पर होता है, और जो स्पर शूट या बौने शूट की हमने बात की उसके स्थान पर ये उगते हैं। इसमें एक केंद्रीय अक्ष होता है और इस केंद्रीय अक्ष पर स्पाइरली अरेंज लगभग 60 से 100 तक स्केली माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल की जो निचली सतह होती है उस निचली सतह पर 2 ओवल शेप मतलब अंडाकार माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक्स पाए जाते हैं, जिसका कि चित्र हम नीचे साइड में देख रहे हैं। और जो स्पोरोफिल होता है उसका जो शीर्ष होता है वो थोड़ा नोकदार होता है, अलग प्रकार का दिखता है, उसको एपोफाइसिस कहते हैं। तो हमने नीचे 2 पोलन सेक्स एक स्पोरोफिल में देखे और उसका ऊपरी सिरा। अब डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया अर्थात वह संरचना जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, इसका विकास जो होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। हाइपोडर्मल कोशिका, सबसे बाहर एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उसके अंदर हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं। जब हम इसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइपोडर्मल सेल्स का समूह जो होता है इससे माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास होता है। माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह की हाइपोडर्मल जो कोशिकाएं होती हैं वो बाहरी पेराइटल सेल, पेराइटल मतलब परिधीय कोशिका, और इनर आर्कीस्पोरियल सेल में बंटती हैं। तो ये जो पेराइटल सेल होती है ये बार बार विभाजित होती है और इसमें 4 स्तरों की बनी हुई एक वॉल का निर्माण करती है स्पोरेंजिया की, और जो आर्कीस्पोरियल सेल होती हैं वो विभाजित होकर स्पोरोजीनस कोशिकाएं बनाती हैं। स्पोरोजीनस कोशिकाएं विभाजित होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब माइक्रोस्पोर की मातृकोशिका ये बनाती हैं। और ये मातृकोशिकाएं चूंकि डिप्लॉइड हैं, इनसे हमको हैप्लॉइड स्पोर चाहिए, इसलिए इनमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होके 4 कोशिकाएं, हम सभी जानते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर बनने वाली 4 कोशिकाएं एक टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज रहती हैं। इसको अभी हम आगे चित्र में देखकर समझते हैं। बाद में ये जो टेट्राड में अरेंज स्पोर्स होते हैं ये सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं। अभी जो प्रोसेस हमने समझी है वो प्रोसेस यहाँ चित्रों के माध्यम से है। चित्र क्रमांक 1 में आप देख रहे हैं अंदर स्पोरोजीनस सेल्स हैं, बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं। इनसे विभाजन होकर अंदर स्पोर मदर सेल्स बनी, बाहर की तरफ इसका स्तर बन गया वॉल का, और टेट्राहेड्रल शेप आप देख रहे हैं किस प्रकार से 4 स्पोर्स, 4 की जगह हमको 3 ही दिख रहे हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में चौथा जो स्पोर होता है वो पीछे की तरफ छुपा हुआ होता है। इसके बाद ये 4 स्पोर्स जब अलग अलग होते हैं तो इस प्रकार से बहुत सारे स्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बन जाते हैं। इसमें एक बहुत खास बात आप सभी को दिखाई दे रही होगी कि जो माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बने हैं उनमें कुछ पंखदार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और ये पंखदार संरचना ऐसे माइक्रोस्पोर का पाया जाना ये पाइनस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके अलावा एक बहुत इसका जो पोलन ग्रेन का बाहर की दीवार है वो 3 मित्तियों की बनी होती है। सबसे बाहर की होती है एक्साइन। एक्साइन का जो हिस्सा होता है वो बहुत थोड़े से पार्ट को घेरता है और इस क्यूटिकुलराइज्ड होता है। और एक्सोइंटाइन जो मध्य का लेयर होता है, ये जो आप 2 विंग्स या पंख देख रहे हैं ये इसी एक्सोइंटाइन का बना हुआ होता है। और जो इसकी सबसे अंदर की भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है। इसके बाद आपके सामने है पाइनस के कोन का
लंबवत काट अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, जिसमें कि आप एक एक स्पोरेंजिया देख पा रहे हैं। चूंकि हमने इसका लंबवत सेक्शन काटा तो आधा हिस्सा इसका निकल गया है। और निचले हिस्से पर आप देख रहे हैं बीच में सेंट्रल एक्सिस है, उस पर अरेंज स्पोरोफिल्स हैं। स्पोरोफिल्स के अंदर उसके नीचे स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं। ये माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स विंग्ड हैं, इतनी संरचना हमको दिख रही है। नीचे उसका एक स्पोरोफिल का डिटेल जो व्यू है वो दिया गया है। इसके बाद हम माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स जो हमने अभी बात की वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम इसके अंकुरण के बारे में बात करेंगे। माइक्रोस्पोर अंकुरित होते हैं तब जब ये स्पोरेंजिया के अंदर ही होते हैं। इस प्रकार का जो अंकुरण होता है वो इन सीचू अंकुरण कहलाता है। तो परागकण का जब प्रथम विभाजन होता है उसके बाद इसका परागण होता है। परागण मीन्स पॉलिनेशन। पॉलिनेशन परागकणों का मेल कोन तक फीमेल कोन तक पहुंचना, उसके जो माइक्रोपाइल है वहां तक पहुंचना, यह क्रिया कहलाएगी परागण। तो अंकुरण की शेष प्रक्रिया जो होती है वो बाद में ओव्यूल पर होती है। परागकण के अंकुरण के बाद इससे मेल गेमिटोफाइट बनता है। इसके अंकुरण में जो माइक्रोस्पोर का या पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो एक बनाता है बहुत छोटी सी प्रोथेलियल सेल और एक बड़ी सेल बनाता है। फिर जो बड़ी सेल होती है वो फिर से विभाजित होती है और सेकेंड प्रोथेलियल सेल बनाती है और निचली एंथेरिडियल सेल बनती है। एंथेरिडियल सेल का पुनः विभाजन होता है और जेनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल बनती है। जब ये इतनी स्थिति आ जाती है, इस स्टेज पर जो एक्सोएंटाइन है अर्थात पोलन ग्रेन का जो बीच का स्तर है वो टूट जाता है और जो आंतरिक है इंटाइन है वो पराग नलिका के रूप में बाहर आती है और ओव्यूल का जो न्यूक्लियस है, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम, वहां पर ये धीरे धीरे वृद्धि करती है। अभी आपको बताया जैसे जनरेटिव सेल बनती है, तो जनरेटिव सेल का जब आगे विभाजन होता है तो इससे स्टॉक सेल और बॉडी सेल बन जाती है। ये स्टॉक सेल और बॉडी सेल का जो बनना है, बॉडी सेल बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था में दो मेल सेल्स को जन्म देती है जो कि मेल गेमीट बनाती है। स्टॉक सेल और बॉडी सेल परागकण की वॉल से अलग होते हैं और जो पराग नलिका अर्थात पोलन ट्यूब बन रही है उसमें आ जाते हैं। इस अवस्था में जो मेल गेमिटोफाइट होता है वह निषेचन के लिए प्रतीक्षा करता है। यह प्रक्रियाएं मैंने जैसे बताया आपको कि पैरेलल चलती होती हैं। ये चित्रों के माध्यम से, अभी हमने टेक्स्ट के माध्यम से समझा। पहला ए में आप देख रहे हैं, दूसरे में टेट्राहेड्रल विभाजन हुआ, तीसरा विंग्ड पोलन ग्रेन्स दिखाई दे रहा है। डी नंबर के में आप देख रहे हैं प्रोथेलियल सेल और एंथेरिडियल सेल। उसके बाद ई नंबर में आपको दिखाई दे रहा है दो प्रोथेलियल सेल्स बन गई हैं और नीचे जनरेटिव सेल है, ट्यूब सेल है एफ में। इसके बाद की अवस्था में आपको जो हमने बात की कि स्टॉक सेल और बॉडी सेल का निर्माण होता है, जी नंबर में दिखाई दे रहा है। फिर एच नंबर के चित्र में आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से जो बॉडी सेल है वो दो न्यूक्लियस में विभाजित हो जाती है। अभी तक हमने जो बात की वो हमने पूरी बात की मेल कोन के बारे में। अब हम बात करेंगे फीमेल कोन के बारे में। फीमेल कोन जैसा कि प्रथम चित्र में हमने देखा था, मेल कोन से बड़े होते हैं और मेल कोन्स होते हैं वो संख्या में ज्यादा बनते हैं। ये फीमेल कोन्स जो होते हैं 1 से 4 के समूह में बनते हैं और ये असीमित वृद्धि वाली शाखाओं के स्थान पर, जैसे हमने प्रारंभ में ही बात की थी कि इसमें दो प्रकार की शाखाएं होती हैं पाइनस में, सीमित वृद्धि वाली और असीमित वृद्धि वाली। तो असीमित वृद्धि वाली शाखाओं के स्थान पर ये बनते हैं और ये मेल कोन से बड़े होते हैं।
फीमेल कोन का हम एक साइड में चित्र देख रहे हैं। फीमेल कोन पूरा किस तरीके से दिख रहा है। फिर बी चित्र में हमको दिखाई दे रहा है उसका लंबवत काट। इसमें जैसा मेल कोन में होता है, बीच में एक सेंट्रल एक्सिस है, केंद्रीय अक्ष, और इस पर स्पाइरली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स लगे हुए हैं जिनको हम कहते हैं मेगा स्पोरोफिल्स। और इसमें स्पोरोफिल्स में जो स्केल्स हैं वो पेयर्ड स्केल्स होते हैं। साथ साथ में दो प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। निचला स्केल कहलाता है ब्रैक्ट स्केल और ऊपरी स्केल कहलाता है ओव्यूलिफेरस स्केल। ओव्यूलिफेरस स्केल के ऊपर ही ओव्यूल का निर्माण होता है। ये ओव्यूलिफेरस स्केल्स जो होते हैं ये नीचे से आधार से थोड़े सक्रिय होते हैं, ऊपर की तरफ जाके चौड़े हो जाते हैं, और इनका मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो है, इनकी आकारिकी प्रवृत्ति है, अभी तक समझी नहीं जा सकी है। हमने सी चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार ओव्यूलिफेरस स्केल के नीचे दो ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। डी चित्र में, सी चित्र में एक हिस्सा दिख रहा है जिसमें कि हमको ओव्यूल दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल। ओव्यूलिफेरस स्केल जो होता है उसके आधार की तरफ पैरेन्काइमेटस सेल्स का एक समूह उत्पन्न होता है और ये समूह को धीरे धीरे एक आउटग्रोथ या अतिवृद्धि निकलती है जो रिंग लाइक आउटग्रोथ होती है सेल्स की बनी हुई, और ये न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर लेती है। इसको इंटेग्यूमेंट या आवरण कहते हैं। जो इंटेग्यूमेंट या आवरण है वह जो केंद्रीय अक्ष है उसकी तरफ पर एक छोटी सी जगह पर छूट जाता है, बनता नहीं है, और इस कारण से उधर पर एक आवरण में एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। इसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट केवल ऊपरी सिरे को छोड़कर आपस में जुड़े हुए होते हैं। आवरण एक होता है और इस आवरण में 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर का मांसल या फ्लैशी स्तर होता है, बीच का स्टोनी स्तर होता है, निकड़ा होता है, और सबसे आंतरिक जो होता है वो पुनः मांसल स्तर होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें एक हाइपोडर्मल सेल होती है, वो साइज में बड़ी हो जाती है और इस सेल को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ओव्यूल में आर्कीस्पोरियल सेल जिस तरीके से हमने पहले देखा माइक्रोस्पोरेंजिया में, इस तरीके से यहाँ पर भी एक प्राइमरी पेराइटल सेल परिधीय कोशिका बनती है, और ये परिधीय कोशिका और दूसरी बनती है इनर स्पोरोजिनस सेल। ये परिधीय कोशिका बनाती है स्पंजी टिश्यू, न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्पंजी टिश्यू बना लेती है, और स्पोरोजिनस सेल जो होती है वो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, मेगास्पोर की मातृ कोशिका। यह भी चूंकि डिप्लॉइड है, इसका भी गेमेटोफाइट आगे बनना है, इसलिए इसका क्रोमोसोम नंबर आधा होना होगा। यहाँ पर भी मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, और हमने पहले देखा पोलन ग्रेन्स के बनने में जो कोशिकाएं बनी है 4, उनका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनती हैं और वो रेखीय क्रम में एक के नीचे एक करके व्यवस्थित होती है। तो इस प्रकार 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, लेकिन ये 4 में से केवल एक ही मेगास्पोर क्रियाशील होता है या फंक्शनल होता है, और बाकी 3 मेगास्पोर्स जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर हमको दिख रही है मेगास्पोर मदर सेल, और ये मेगास्पोर मदर सेल से फिर लीनियर हमको टेट्रा 4 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं उसके बगल के चित्र में। फीमेल गेमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है? ये जो हैप्लॉइड मेगास्पोर अब बन गया है, जो 4 में से 3 डिजेनरेट हो गए, एक बचा, यह मेगास्पोर है जो क्रियाशील है। इसका जो न्यूक्लियस होता है यह लगातार विभाजित होता जाता है, और विभाजित होकर लगभग 2,500 तक के इससे
न्यूक्लियस बनते हैं, इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन। इतने सारे न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें केंद्र में एक सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है और बाद में परिधि से लेकर केंद्र की ओर तक फिर न्यूक्लियस के बीच में वॉल्स का या भित्तियों का निर्माण प्रारंभ होता है। यह जो मेगास्पोर है या फीमेल गेमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जो बचा हुआ एक मेगास्पोर था उसमें ढेर सारे न्यूक्लियर डिवीजन हुए और बीच में केंद्रीय रिक्तिका आ गई है। इसके बाद जो फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है इसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं और जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। और इस जो फीमेल गेमेटोफाइट बना है, अब इसमें फीमेल गेमीट बनना है। फीमेल गेमीट हम सभी जानते हैं आर्कीगोनियम के अंदर बनता है, तो इसलिए आर्कीगोनियम का निर्माण होगा। तो आर्कीगोनियल इनिशियल फीमेल गेमेटोफाइट में, यानी आर्कीगोनियम की प्रारंभिक कोशिका, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक कोशिका। तो इस प्रकार एक फीमेल गेमेटोफाइट में 2 से 8 तक की कोशिकाएं होती हैं जो अपने साइज में वृद्धि कर लेती हैं और अब इनका इनिशियल कोशिकाओं का विभाजन होता है और प्राइमरी नेक सेल बनती है और नीचे एक सेंट्रल सेल बनती है। नेक सेल जो होती है इसका पहले एक लंबवत विभाजन होता है और उसके समकोण पर एक और लंबवत विभाजन होता है। इस प्रकार 4 कोशिकाओं का बना नेक बन जाता है आर्कीगोनियम का। और जो निचली सेंट्रल सेल होती है वह विभाजित होकर वेंटर कैनाल सेल और एग बनाती है। इसका साइड में हमने चित्र देखा। अब फीमेल गैमीट का निर्माण हो चुका है, मेल गैमीट का निर्माण हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया। तो ये जो पोलन ट्यूब हमने पहले देखा माइक्रोस्पोर के अंकुरण के समय, पहले आपने चित्र के द्वारा भी देखा है, तो ये आर्कीगोनियम तक जो नर केंद्रक होता है वो पोलन ट्यूब के माध्यम से जाता है। एक नर कोशिका का एक एग से फ्यूजन होता है और यह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। एक मेल सेल होती है स्टॉक सेल, ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि हमने बात की पहले, इतने सारे प्रकार के न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर के अंकुरण में बनते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और जो निषेचित एग है यानी अंडा है उसके ऊपर एक भित्ति बन जाती है और जो संरचना बनती है वो अब oospore या जाइगोट कहलाती है। ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया चित्र में दिखाई गई है। ओव्यूल दिख रहा है आपको, ऊपर आवरण माइक्रोपाइल दिख रहा है जहां पर कि आवरण नहीं है। इसमें आपको न्यूसेलस दिखाई दे रहा है, आर्कीगोनियम दिख रहा है और पोलन ट्यूब दिखाई दे रही है। स्पोरोफाइट की हम बात करते हैं। जाइगोट स्पोरोफिटिक पीढ़ी की पहली कोशिका है। जैसा कि हमने जाना कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो स्पोरोफिटिक पौधे होते हैं, तो इसलिए जो जाइगोट है उससे जो नया पौधा बनने वाला है वो सीधे के सीधे स्पोरोफिटिक पीढ़ी को जन्म देता है। जो जाइगोट का विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण है वह ओव्यूल के अंदर ही होता है। जाइगोट के जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है उसमें पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है, 4 केंद्रक बनते हैं। 4 केंद्रक से फिर विभाजन होकर 8 केंद्रक बन जाते हैं। ये 8 केंद्रक 4-4 के 2 स्तर में विभाजित हो जाते हैं और
फिर जो निचला स्तर रहता है उसके 4 केंद्रक फिर विभाजित होते हैं। तो इस प्रकार 4 केंद्रक से फिर से 8 केंद्रक बन जाते हैं। इसको बैक करना बैक, बस बस। ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। पहले 4-4 के 2 स्तर दिख रहे हैं, फिर 4-4 केंद्रक के 3 स्तर दिखाई देने लगते हैं। ऊपर का जो स्तर है आप ध्यान दे रहे हैं, डी नंबर का जो चित्र है उसमें भित्तियों का निर्माण नहीं हुआ है, वॉल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये स्थिति जिसमें कि नीचे का जो 4-4 कोशिकाओं का समूह है वो एम्ब्रियोनल टेयर कहलाता है, उसके ऊपर सस्पेंसर सेल्स कहलाती हैं और सबसे ऊपर कहलाते हैं रोजेट टेयर्स। एम्ब्रियोनल टेयर से, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कि भ्रूण का निर्माण होता है। और सबसे ऊपर का जो खुला टेयर है या रोजेट टेयर जिसको बोलते हैं, इसका एम्ब्रियो के निर्माण में कोई भी भाग नहीं होता। और जो सस्पेंसर टेयर होता है इसकी कोशिकाएं लंबी लंबी हो जाती हैं और आगे जाकर ये एक और बार विभाजित होकर द्वितीयक सस्पेंसर का भी निर्माण करते हैं। और जो 4 कोशिकाएं हैं जिनसे कि एम्ब्रियो का निर्माण होना है, सबसे नीचे का स्तर जो है ये आपको चित्रों में दिखाई दे रहा है। ये सस्पेंसर कोशिकाएं अलग अलग हो गई हैं और हर कोशिका के निचले हिस्से में सेल्स का समूह दिख रहा है जो एक एक समूह एक एक एम्ब्रियो को जन्म देता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो पूरे जाइगोट से नहीं बना है, उसके कुछ हिस्से से ही बना है। इस प्रकार का जो निर्माण होता है एम्ब्रियो का वह मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। एच नंबर के चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये भ्रूण का निर्माण प्रारंभ हो गया है। यह चित्र हमको दिखा रहा है सीट और एम्ब्रियो। पहला ए नंबर का चित्र दिख रहा है जिसमें कि हमको पाइनस का बीज दिखाई दे रहा है, इसका सेक्शन है। बी नंबर का चित्र जिसमें आप देख रहे हैं जो भ्रूण का निर्माण हो रहा था उसमें क्या क्या चीजें बनती हैं। तो निचले हिस्से पर आप देख रहे हैं माइक्रोपाइल वाले सिरे पर जो सस्पेंसर कोशिकाएं हैं, वो सस्पेंसर कोशिकाएं भ्रूण को फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ धकेलने का काम करती हैं जिससे कि वो वहां से जो अपने भोज्य पदार्थ है उसको अवशोषित कर सके। सस्पेंसर के ऊपर आप देख रहे हैं रेडिकल दिखाई दे रहा है, रेडिकल जो आगे जाकर मूल का यानी रूट का निर्माण करता है। उसके बाहर आपको एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। एम्ब्रियो में सबसे ऊपर की ओर कॉटिलिडन्स यानी बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं। बीज पत्र यहाँ पर लगभग 10 की संख्या में होते हैं, अर्थात 2 से ज्यादा होते हैं और चारों ओर से बीज पत्र से घिरा हुआ प्लूमूल यानी प्रांकुर होता है। कॉटिलिडन्स के नीचे जो एम्ब्रियो का हिस्सा होता है वह हाइपोकोटाइल कहलाता है। एक चीज और है जो पाइनस का लाक्षणिक लक्षण है, पॉली एम्ब्रियोनी। ये हमने देखा कि एक फर्टिलाइज्ड एग से 4 एम्ब्रियोज यानी 4 भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार चूंकि ये भ्रूण के क्लीवेज से यानी उसके विभाजन से बने हुए हैं, ये कहलाती है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। केवल जो 4 बने हुए भ्रूण हैं इनमें से एक पूर्ण विकसित होता है और बाकी अन्य नष्ट हो जाते हैं। अब हम इसके अंकुरण के बारे में बात करते हैं। बीजों का अंकुरण आपने 2 प्रकार का पढ़ा होगा, एक होता है एपिजियल और एक होता है हाइपोजियल। जब पाइनस में बीज अंकुरित होता है तो इसका अंकुरण के समय इसके जो कॉटिलिडन्स होते हैं यानी बीज पत्र होते हैं वह भूमि के बाहर आते हैं। इस प्रकार का जो अंकुरण होता है वह
एपीजियल अंकुरण यानी जर्मिनेशन कहलाता है। ये चित्र आपको क्रमशः पाइनस के बीज के अंकुरण को दर्शा रहे हैं और इसमें जो सबसे पहले बनने वाले शूट हैं, जो हमने पहले बात की थी कि दो प्रकार के होते हैं, सीमित वृद्धि वाले और असीमित वृद्धि वाले, मतलब ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो यहाँ पर जो फोलियर शूट्स हैं अर्थात ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, वह पहले बनते हैं। हमने डिस्कस किया, हमने जान लिया कि पाइनस में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो अब हम तैयार हैं कि पाइनस का जीवन चक्र जो है वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सामने पाइनस का पूरा जीवन चक्र दिखाई दे रहा है चित्र में। शुरुआत में आप नीचे की ओर देखिए, पाइनस का जो पहला चित्र हमने देखा था, मेल कोन और नीचे फीमेल कोन दिखाई दे रहा है। साइड में आप देखें सी और डी दिख रहा है। सी चित्र में मेगास्पोरोफिल और डी चित्र में माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहा है। फिर मेगास्पोरोफिल में किस तरह से क्रमशः मेगास्पोर बनता है, फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। फीमेल गेमेटोफाइट में आर्किगोनिया का निर्माण ये दिखाई दे रहा है पी चित्र तक। इस तरफ हम देखें तो डी चित्र के बाद जो अगला चित्र दिख रहा है उसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण दिख रहा है। फिर विंग्ड पोलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स, उसका अंकुरण प्रारंभ हुआ। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। इसके बाद जब आप देख रहे हैं एस नंबर के चित्र में पोलन ट्यूब सहित पूरा अंकुरित माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन दिख रहा है। बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यानी निषेचन की प्रक्रिया और निषेचन के बाद की स्थितियों में भ्रूण का निर्माण, ये अवस्थाएं दिख रही हैं। बीज यहाँ पर दिख रहा है आपको, वाई चित्र देखें आप एक्स के बाद, और फिर उसका अंकुरण होकर पुनः पाइनस का प्लांट बन गया। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें, एक जो पाइनस में विंग्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स के विकिरण में सहायता करते हैं। यहाँ पर जो परागण होता है पोलन ग्रेन्स का वो वायु के द्वारा होता है, और जब पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आते हैं तब पूरा वहां पर एक पीला बादल की तरह दिखाई देने लगता है। इतनी ज्यादा संख्या में पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बाहर निकलते हैं और बहुत सारा पोलन ग्रेन होता है वो बर्बाद जाता है। बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो और दूसरी चीज है, जब बीज बन रहे हैं, बीज बनने में जो ओव्यूलिफेरस स्केल के ऊपर लगे होते हैं, तो ओव्यूलिफेरस स्केल का एक परत बीज के साथ खिंचकर बाहर आता है और यह बीज का विंग यानी पंख बनाता है और यह संरचना बीज के विकिरण में सहायता करती है। अभी जो हमने चित्रों के माध्यम से देखा वह चीज यहाँ पर लाइन डायग्राम के माध्यम से शो की गई है। आप ऊपर की तरफ देखें तो लिखा हुआ है पाइनस ट्री। यह स्पोरोफिटिक जनरेशन है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। फिर दोनों कोन में माइक्रोस्पोर, स्टेमिनेट कोन जहाँ लिखा है वह मेल कोन है, कार्पेलेट कोन फीमेल कोन। माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर उसमें पोलन ग्रेन से मेल गेमिटोफाइट से मेल प्रोथेलस, जिस पर कि एंथ्रीडिया बनेंगे, मेल गेमीट बनेंगे। इतना मेल का पोर्शन हो गया। कार्पेलेट कोन में यानी ये फीमेल कोन है, हमने जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया फीमेल कोन, या इसमें मेगास्पोरोफिल होते हैं। मेगास्पोरोफिल पर ओव्यूल लगे, ओव्यूल में मेगास्पोरेंजियम या न्यूसेलस।
इसके बाद मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस होकर मेगास्पोर बना, फीमेल गेमेटोफाइट बना, फीमेल गेमेटोफाइट में आर्किगोनियम बना, आर्किगोनियम के बाद फिर इसमें फीमेल गेमीट बनता है या एग बनता है, फर्टिलाइजेशन होकर oospore बनता है और oospore से फिर जो बीज है वो अंकुरित होकर पाइनस का ट्री या पाइनस का प्लांट बना लेता है। ये इतना हमने आज समझा पाइनस की लाइफ साइकिल के बारे में। अब हमने जो कुछ समझा है इसको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। पाइनस के परागकण की मुख्य विशेषता बताइए। कौन बताएंगे? पाइनस के परागकण की मुख्य विशेषता बताइए। मैम, हाँ, इसमें विंग्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये एयर से इसका परागण होता है। बहुत अच्छे। विंग्स पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। आपका नाम बताएं। हमारा नाम बलराम जी गुप्ता है। हाँ, बहुत अच्छे, पुणे। बहुत अच्छे। अब पाइनस के मेल एवं फीमेल कोन एक ही पौधे पर होते हैं या अलग अलग पौधे पर? कौन मैम, ये बताए? एक ही पौधे पर होते हैं। ये मोनोसियस होता है। बहुत बढ़िया। कोई और भी जवाब दें? किसी और कॉलेज के विद्यार्थी भी जवाब दें। पाइनस के ओव्यूल पर कितने आवरण पाए जाते हैं? पाइनस के हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराजा कॉलेज छतरपुर। छतरपुर से ही? और कोई कॉलेज जवाब नहीं देंगे? चलिए बोले। दो पाए जाते हैं। 3 ओव्यूल पाए। नहीं, पाइनस के ओव्यूल पर कितने आवरण पाए जाते हैं? मैम 3 आप जाते हैं। आवरण बेटा 3 नहीं होते हैं। आवरण इंटेग्यूमेंट एक ही होता है और उस आवरण पर 3 लेयर, ठीक है? यस मैम। आवरण एक ही होता है, मतलब ओव्यूल जो होता है वो यूनिटैगमिक होता है, ठीक है? इस प्रकार का ओव्यूल जिस पर एक ही आवरण पाया जाता है वो कहलाता है यूनिटैगमिक। और उसमें 3 स्तर हैं। सबसे बाहर का मांसल स्तर, फिर स्टोनी स्तर और अंदर का फ्लैशी स्तर, ठीक है? यस मैम। अच्छा, अब ये बताएं कि पाइनस में भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात बनता है या पहले बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। पहले बोलो। हेलो, कहीं से जवाब दें। हेलो। हेलो मैम। हेलो मैम, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। फर्टिलाइजेशन हेलो, मैम, फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है मैम। हेलो मैम। हाँ बोले, फिर से बोले, सही जवाब बोले। जी मैम, पाइनस में भ्रूणपोष जो है निषेचन के पहले बनता है। निषेचन के पहले बनता है। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है कि भ्रूणपोष जो होता है वह निषेचन के पहले बनता है। तो पाइनस भी चूंकि जिम्नोस्पर्म है, इसमें भी भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म निषेचन के पहले बनता है। पहले बनता है, ठीक है? वह पौधा जो स्पोर उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। बहुत बढ़िया। वह पौधा जो स्पोर उत्पन्न करता है स्पोरोफाइट कहलाता है। और वह पौधा जो गैमीट उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है? गैमीटोफाइट। युग्मकोद्भिद। जो युग्मक उत्पन्न करता है वह युग्मकोद्भिद। हेलो। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहे? हेलो, हाँ, आई एम फ्रॉम एसबीजीसी रायसेन। ये जो पाइनस होता है इसकी टोटल कितनी स्पीसीज होती हैं? 90। कहाँ कहाँ पाई जाता है? हेलो। ये नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है
और अपने यहाँ कश्मीर, हिमालय, है ना, उस रीजन में पूरा मिलता है। टेम्परेट रीजन में यह पाया जाता है। पाइनस जो होता है यह एक कहना चाहिए सदाबहार पौधा है। आपने पढ़ा होगा सदाबहार पौधे जिनमें की पतझड़ की प्रक्रिया नहीं होती, उसमें जब पत्तियां मैच्योर हो जाती हैं उसके बाद ये गिरती हैं। ये पंजाब, चंडीगढ़ इस तरह के क्षेत्रों में मिलता है। और कोई मैम? मैम ये पाइनस का एम्ब्रो एक डेवलप होता है, बाकी ये 3 नष्ट क्यों हो जाते हैं? भोज्य पदार्थ जो होता है वो सीमित होता है। अगर 4 एम्ब्रियो एक बीज में विकसित होंगे तो वह बीज जो है वो पूरी तरह वाइटल नहीं होगा। इसलिए 3 जो प्रकृति व्यवस्था बनाती है, बने तो हैं 4, लेकिन एक जो हेल्दीएस्ट रहता है वह विकसित होता है भ्रूण में और बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं। इसमें ओवल्स कितने पाए जाते हैं पाइनस में? पाइनस में ओव्यूल्स, एक स्पोरोफिल पर 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। हमने देखा ओव्यूलिफेरस स्केल, जब हमने उसका चित्र देखा, ध्यान दीजिए, उस पर 2 ओव्यूल्स एक स्पोरोफिल पर लगे होते हैं और एक कोन में कई सारे स्पोरोफिल होते हैं, इसलिए, और एक पेड़ पर बहुत सारे कोन बनते हैं। तो इसलिए लगभग कितने पाए जाते हैं? लगभग कितने, एक कोन में लगभग 60 तक स्पोरोफिल, जो हमने मेल कोन की बात की उसमें 60 से 100 तक स्पोरोफिल होते हैं। इसमें भी फीमेल कोन में भी लगभग इतने ही स्पोरोफिल पाए जाते हैं और हर स्पोरोफिल पर 2 ओव्यूल होते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैम। हेलो मैम। पाइनस के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बता दीजिए। पाइनस का आर्थिक महत्व, एक तो टर्पेंटाइन ऑयल, पीन का तेल जो होता है वो इनसे प्राप्त किया जाता है। जो माचिस बनाने वाला मटेरियल है, लकड़ी है, उसकी हम देखते हैं वो पाइन से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो पेटियां बनती हैं, लकड़ी की पेटियां जिनमें की फल वगैरह पैक होकर आते हैं, वो पाइनस से प्राप्त होता है। और रेजिनस पदार्थ वो मिलते हैं कुछ। पाइनस गेरार्डियाना हमने नाम सुना होगा, चिलगोजा जिसको बोलते हैं, तो कुछ वो सूखे मेवे की तरह इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे आर्थिक महत्व का पौधा है ये। और जो टीबी पेशेंट्स के लिए जो सैनिटोरियम बनते हैं स्पेशली, वहां पर इस पौधे जो ठंडी जगहों में बनाए जाते थे, वहां पर इन पौधों का प्लांटेशन किया जाता था। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? JH कॉलेज बैतूल से बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी, बोले। जी मैम, आपका लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया मैम, बट मैम मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है कि मैम इसमें जो मैम प्रजनन का समय मैम इतना लॉन्ग टाइम क्यों होता है, 3 वर्षों तक का? 3 वर्षों तक का क्यों होता है? जी मैम। ये प्रकृति का दिया हुआ समय है। इसमें हम लोग कोई कारण नहीं खोज पाए हैं कि इतना लंबा समय क्यों होता है। उसमें इसी प्रकार के जीन्स हैं जो कि वो 3 वर्षों तक इतना लंबा उसका प्रजनन समय चलता है। जी मैम, जो ओविलिफेरस स्किल जो है मैम वो हम लोग ही तैयार कर लेंगे मैम। आपका लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैम और आगे के लिए हम मैम करेंगे और अपने पाठ्यक्रमों का संचालन। धन्यवाद। हेलो मैम।